नमस्कार साथियों, रोचक राजभाषा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं संजय कुमार सेन आपके साथ और आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल है। हमारे संविधान में व्यापक प्रबंध दिया गया है कि संसद में राष्ट्रपति तथा क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के नाम से दोनों सभाएं शामिल होंगी। संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तथापि प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संघीय सभा होने के नाते राज्यसभा का भारत की संसदीय एवं संवैधानिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले हम लोग राज्यसभा के इतिहास के बारे में जानते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। राज्यसभा का नाम पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स हुआ करता था। बाद में 23 अगस्त 1954 में इसका नाम बदलकर राज्यसभा रखा गया। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्हें लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1957 तथा 13 मई 1957 से लेकर 12 मई 1962। उनके बाद श्री मोहम्मद हामिद अंसारी को ही लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे श्री SV कृष्णमूर्ति राव। उन्हें भी लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिनमें से 238 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित अर्थात नॉमिनेटेड किए जाते हैं। संविधान की 4वीं अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राज्य से सदस्यों की अधिकतम संख्या 31 है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों से केवल एक सदस्य ही हैं, अर्थात सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य से ही जाते हैं। वहीं अगर हम संघ राज्य क्षेत्रों की अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केवल दिल्ली और पुदुचेरी का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, जहां 3 सदस्य दिल्ली से और 1 सदस्य पुदुचेरी से हैं। कार्यकाल सामान्यतः एक सदस्य का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, परंतु किसी मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित सदस्य केवल शेष अवधि के लिए ही सेवारत रहता है। राज्यसभा की बैठक कराने के लिए सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग अर्थात 250 में से सिर्फ 25 सदस्य की गणपूर्ति ही काफी होती है। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति पदेन होते हैं और इनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा श्रीमान, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, परंतु इनके जो सभापति होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से किया जाता है जिसमें सभापति का पद रिक्त हो अथवा किसी ऐसे अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो, उस समय उपसभापति के द्वारा ही राज्यसभा का कामकाज निष्पादित किया जाता है। सभा के नेता और विपक्ष के नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री सभा के नेता के रूप में किसी एक मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका नाम निर्देशित करते हैं, परंतु यदि प्रधानमंत्री स्वयं ही राज्यसभा के सदस्य हों तो वे सभा के नेता के रूप में कार्य करेंगे। संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता के नियम 1977 के अनुसार राज्यसभा का लोकसभा का सदस्य जैसी स्थिति में है, कुछ समय के लिए सरकार के मुख्य दल का उच्च सदन में नेता होता है जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या बल होता है और दूसरे राज्यसभा के सभापति अथवा लोकसभा के अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात विपक्ष में जिस पार्टी के पास सबसे अधिक संख्या बल होता है, विपक्ष का जो नेता होता है उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। महासचिव जो कि राज्यसभा का अधिकारी होता है, उनकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। राज्यसभा की पहली नाम निर्देशित
महिला सदस्य अर्थात नॉमिनेटेड महिला सदस्य श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंधले थी। श्रीमती इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के उन सदस्यों में से हैं जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। श्री प्रणव कुमार मुखर्जी, एस.बी. चौहान, नारायण दत्त तिवारी, विपिन सिंह, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, अरुण जेटली और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के ऐसे सदस्यों में से हैं जो आगे चलकर भारत के वित्त मंत्री बने। श्री राम जेठमलानी सबसे लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और श्री शरद पवार के पास सबसे अधिक विधायी अनुभव है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कतिपय विशेष शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं। किसी मामले के संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को सशक्त करना, आर्टिकल 349। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आर्टिकल 312। लोकसभा के विघटन पर घोषणा के अनुमोदन हेतु अनुच्छेद 352, 356 अथवा आर्टिकल 360। लोकसभा और राज्यसभा के बीच किस प्रकार का विधायी संबंध है? विधायी मामलों में राज्यसभा के पास कितनी ही सकते हैं जितनी लोकसभा के पास हैं। केवल धन विधेयकों के मामलों को छोड़कर जिनमें लोकसभा के पास ही हो सकते हैं, इस प्रकार के विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किए जा सकते। यदि उन्हें 14 दिनों की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उन्हें पारित मान लिया जाता है। अर्थात धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अलग से छूट प्राप्त है। क्या दोनों सभाओं के प्रतिरोध संभव है और यदि है तो समाधान की प्रक्रिया क्या है? यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिरोध, जी हाँ बिल्कुल, दोनों सभाओं के बीच असहमति उस स्थिति में हो सकती है जब यह सभा द्वारा पारित किसी विधेयक को दूसरी सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा दोनों समय में विदेश जा भारतीय संसद के इतिहास में ऐसे 3 अवसर आए हैं जब संसद के दोनों सभाओं के बीच विधायकों को लेकर हुए गतिरोध में समाधान के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई। पहला दहेज प्रतिशोध विधेयक 1959, दूसरा बैंक सेवा आयोग 1977, तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। राज्यसभा की संसदीय समितियां तदर्थ समिति और स्थायी समितियों के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं। तदर्थ समिति वे हैं जिनका गठन सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विशेष मामलों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल अपना काम पूरा करके ही समाप्त हो जाता है। स्थायी समितियां वे समितियां हैं जिनके सदस्य प्रतिवर्ष या समय समय पर या तो सभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या सभापति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। विधायक और अधिनियम में क्या अंतर है? विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा उस पर अपनी अनुमति देने के पश्चात ही अधिनियम बनता है। विधेयक क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक सभा के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु लाया गया एक विधायी प्रस्ताव है। मंत्रियों द्वारा लाए गए विधेयक सरकारी ठेका लाते हैं और ऐसे गैर मंत्री सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। विधेयकों की विषय वस्तु के आधार पर विधेयकों को मोटे तौर पर इन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मूल्य जो नए प्रस्तावों से संबंधित होते हैं। संशोधन कार्य विधेयक जिनका मौजूदा अधिनियम का संशोधन होता है। क्या सभापति को मतदान करने का अधिकार है? पक्ष विपक्ष को समान मत मिलने पर सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। राज्यसभा में मतदान करने के क्या तरीके हैं? राज्यसभा में मतदान के लिए सामान्यतः 4 तरीके अपनाए जाते हैं: ध्वनि मत, मतों की गिनती, स्वचालित मत रिकॉर्डर द्वारा मत विभाजन और लॉबियों में जाकर मत विभाजन। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं? लोकसभा को सरकार के सामूहिक दायित्व और वित्तीय मामलों के संबंध में विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। विशेषकर धन विधेयक के मामलों में धन विधेयक केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए उसे अध्यारोही अधिकार प्राप्त है। ध्यानाकर्षण क्या होता है? राज्यसभा की प्रक्रिया और संचालन विषयक नियम 180 में यह उपबंध है कि कोई सदस्य सभापति के पूर्व अनुज्ञा से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा। ध्यानाकर्षण संसदीय प्रक्रिया में एक नई भारतीय पहल है। विशेष उल्लेख क्या होता है? 180 को लेकर 180 गांव के अधीन कोई सदस्य सभा में लोक महत्व के किसी विषय का उल्लेख कर सकता है।
तो उसे 250 शब्दों में उल्लेख किए जाने के विषय में पाठ सहित लिखने की सूचना प्राप्त होती है। इसे 1 सप्ताह के दौरान एक से अधिक विशेष उल्लेख करने की अनुमति नहीं होती। प्रस्ताव क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं? संसदीय शब्दावली में प्रस्ताव का अर्थ है ऐसा कोई प्रस्ताव जो सभा का निर्णय जानने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव को मूल या सहायक प्रस्ताव के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संकल्प क्या होता है? सभा अपने संकल्पों द्वारा अपनी और प्रयोजनों की घोषणा करती है। प्रत्येक प्रश्न सभापति द्वारा सहमति दिए जाने पर ही एक संकल्प या आदेश का रूप धारण कर लेता है। तारांकित और अतारांकित प्रश्न क्या है? ऐसा प्रश्न जिसके लिए मौखिक उत्तर दिए जाने की अपेक्षा सदस्य द्वारा की गई हो, उसे अलग से तारा लगाकर दर्शाया जाता है, उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। और ऐसा प्रश्न जिसमें तारा नहीं लगाया जाता, उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है और उसका उत्तर हमेशा लिखित उत्तरों के रूप में स्वीकार किया जाता है। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।